बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इश्क़ रमज़ान में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ सीमल हाशमी और मेरे साथ हैं अबूज़र मौज़म। अस्सलाम वालेकुम आपको भी अबूज़र। और आज मज़दूरों का आलमी दिन है। अस्सलाम वालेकुम आप सबको रमज़ान मुबारक। और उम्मीद करते हैं कि आज जुम्मे का दिन है। भरपूर खूब दुआएं की होंगी आप सब ने अल्लाह के हुजूर कि जल्द इस रमज़ान की बरकतों से हम इस वबा से जो है वो दूर कहीं चले जाएं। ये वबा जो है बहुत दूर कहीं दुनिया से बिल्कुल दूर चली जाए, क्योंकि जो हालात हैं, जो मामलात हैं, वो सभी इसकी वजह से पिस रही हैं। सभी की ज़िंदगियाँ मुतासिर हो रही हैं, सभी परेशान हैं। खुसूसी तौर पर आज चूँकि 1 मई है और आज मज़दूरों का आलमी दिन है, तो वो भी बहुत परेशान हैं। हम देख रहे हैं कि मज़दूरों को उनकी मज़दूरी तो आम दिनों में नहीं पूरी तरह मिलती थी, तो अब चूँकि लॉकडाउन है तो क्या मज़दूरी भी नहीं मिल रही है, और इसके साथ जो मामलात हैं उनकी ज़िंदगी के कितने मुतासर हैं वो भी हमने देखे हैं। बिल्कुल सही। और इस लॉकडाउन की वजह से जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बुरी तरह ये मज़दूर तबका मुतासर हुआ। और मज़दूरों से मुराद सिर्फ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मज़दूर नहीं है, फैक्ट्रियों में काम करने वाले, रंगसाज, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, ये वो तमाम लोग जो अपनी हाथ से मेहनत करके, मेहनत कश जिन्हें कहा जाता है, अपने लिए रोज़ी रोटी कमाते हैं। इस लॉकडाउन के दिनों में मुखय्यर हज़रात से बार बार जब भी हम अपील करते हैं तो ये भी फोकस किया गया कि मज़दूरों को, ऐसे लोगों को जिनका डेली वेजेस के ऊपर काम चलता है और अब काम बंद हुआ पड़ा है, तो उनकी मदद जो है वो की जाए। मुखय्यर हज़रात से भी बार बार यही रिक्वेस्ट की जाती है। दुनिया भर में आज ये मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में मज़दूरों के मसाइल को उजागर किया जा रहा है। उनकी परेशानियों का सद्देबाब, हुकूमती पॉलिसीज़ किस तरह की होनी चाहिए कि मज़दूरों को सपोर्ट मिल सके। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं कि मज़दूरों की जो तनख्वाह है वो फिक्स्ड पर मंथ की अगर बात करें 16,500-17 हज़ार रुपये इन पेपर्स फिक्स्ड है, लेकिन इतने मिलते नहीं हैं। एंड हम सब जानते हैं कि फिर इसके लिए आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है। बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर हमेशा से बुलंद की जा रही है, बिल्कुल बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे बात की जाती है। आपने मिनिमम पे का वेजेस का जिक्र किया, 17,000 पाकिस्तान में है। मेरे ख्याल में आज तक जो भी मिनिमम वेज पाकिस्तान में बताई गई है वो कभी भी नहीं मिली है मज़दूरों को। इसके साथ पूरी दुनिया में जहाँ पर हो रहा है कि 1886 से ये मामला चल रहा है, अमेरिका से लेकर आज पाकिस्तान तक, जहाँ भी मज़दूर हैं वो ना 8 घंटे की उनसे नौकरी करवाई जाती है, वो भी ज़्यादा है। इसके अलावा पे भी पूरी तरह नहीं जाती, जो कि नाइंसाफ़ी। इस पर भी हम बात करेंगे। वेलकम बैक। और जैसे कि एक लंबी ब्रेक हो गई क्योंकि एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कोरोना क्राइसिस के हवाले से। बिलावल भुट्टो ज़रदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, वज़ीर आला सिंध भी उनके साथ मौजूद थे। तमाम मामला डिस्कस हो रहे हैं, तो वहीं पर जो एक अहम मौजू जिस पर आज हमने बात करनी थी वो है मज़दूरों का आलमी दिन, और किस तरह से हम मज़दूरों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात उनके क्या हैं, क्या उनको हम दूर कर पाए हैं, क्या पूरी दुनिया में उनके लिए काम हो रहा है इनफ? मुझे तो नहीं लगता। बिल्कुल। और पाकिस्तान में उनके हकूक़ जो हैं वो किस तरह उनका इस्तेहसाल किया जाता है। कुछ मज़दूर यूनियंस भी हैं जो गाहे बगाहे अपने मुतालिबात हुकूमत के सामने भी, सिस्टम के सामने भी रखती रहती हैं। एक पैकेज तैयार किया है, इस हवाले से हमने आपको वो दिखाते हैं। पेंडेमिक की वजह से एक अजीब सा माहौल बना हुआ है, और सबसे ज़्यादा अगर इस कोरोना पेंडेमिक का मुतासिर है कोई तबका तो वो मज़दूर तबका है। मज़दूर तबका वो है कि वो जो कमाता है उसका बस वही एक बजट होता है महदूद सा, उसके अंदर ही जनाब उसने गुजारा करना होता है। हुकूमत वक्त जो है वो अब वो रिलीफ पैकेज दे रही है 12,000 रुपये जनाब एहसास प्रोग्राम के तहत। तो मज़दूरों के लिए उनको एक स्पेशल पैकेज देना चाहिए। हमारे मज़दूरों को सबसे पहले किट फराम की जाए और ये सारा सामान जिससे इनका हिफाजी इक़दाम जो हैं वो पूरी तरीके से इनको किए जाएँ। 1 मई मज़दूरों का आलमी दिन है। हर साल जो कि मज़दूर रैलियाँ निकाल कर मनाते थे, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कोरोना लॉकडाउन की वजह से मज़दूर अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, कारोबार बंद हैं। आज पूरी दुनिया शिकागो बन चुकी है। हमारी अपनी रियासत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी करके सिर्फ ऐलानात न करें। मज़दूरों के घरों में 36 रोज़ से फाके हैं, उनके घरों में राशन ख़त्म हो चुका है और बेजारो मददगार बैठे हैं। रमज़ान का महीना है और आलमी यौम मज़दूर पर मज़दूरों के लिए कम अज़ कम जो पैकेजेस का आपने ऐलान किया है कम अज़ कम उनके घरों में पहुँचाएँ, ताकि मज़दूर भी अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। यौम मई के हवाले से मैं पाकिस्तान भर के मेहनत कशों, किसानों और मज़दूरों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, जब तक हमारी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा नहीं होगा हमारे मुतालबात कभी पूरे नहीं होंगे। मुतालबात ये हैं कि कम से कम मज़दूर की तनख्वाह उसकी ज़रूरत के मुताबिक
उसके हालात कार के मुताबिक उसकी मुकर्रर की जाए। इस दफ़ा ये लेबर डे बड़े मखसूस हालात में आ रहा है। सारी दुनिया में कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, तो हर किस्म के मज़दूर सब इससे मुतासर हुए हैं। इस सिलसिले में हुकूमत ने भी मुख्तलिफ़ पैकेजेस का ऐलान किया है ताकि जो वर्कर्स हैं उनको ले ऑफ ना किया जाए, और इंडस्ट्री ने भी अपनी तरफ से कोशिश की है। पिछले महीने की भी जो सैलरीज थी लोगों ने स्ट्रेच आउट करके दी हैं, और इस दफ़ा भी इंडस्ट्री इस बात के लिए ब्रेस कर रही है कि इंशाअल्लाह ताला हम इसको कंटिन्यू करें विद द होप कि अल्लाह ताला खैर करें और ये जो वबा है ये हमसे जल्द अज जल्द दूर हो और हमारी जो लॉकडाउन है वो ईज़ अप होनी शुरू हो। मेरा ख्याल है आने वाले वक्तों के लिए ये हम सब के लिए एक आई ओपनर है, और हम सब को ये चाहिए कि हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, उसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट करें और एहतियाती तदाबीर के साथ हमें तमाम काम करने होंगे ताकि हमारी माशी सरगर्मियाँ शुरू हो सकें और हमारे मज़दूर जो हैं वो बदस्तूर अपनी जो जॉब्स हैं उनके ऊपर कायम रह सकें। तो जैसे आपने पैकेज भी देखा, पाकिस्तान भर से तंजीमें जो हैं वो कोशिश कर रही हैं, और हमारी ये कोशिश है, पूरी दुनिया में ये कोशिशें चल रही हैं, लेकिन एक 100 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि अब मज़दूरों को उनके हुकूक मिल जाएंगे, और जिस तरह से बात की जाती है इस्लाम में भी है कि उनके पसीना खुश्क होने से पहले उनकी मजदूरी उनको मिल जाए, इसके साथ उन पर जबर ना किया जाए, उनको अपना भाई समझा जाए, क्योंकि तमाम मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं। इन अगर ये आपके पास हैं, अगर आप इनके ऊपर जो है एम्प्लॉयर के तौर पर काम कर रहे हैं, तो फिर भी आपका ये फ़र्ज़ है कि क्योंकि तमाम मुसलमान भाई भाई हैं और एक दूसरे की मदद करना आपको उनको ज़रूरत है, और ये ज़रूरी है, हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है एक दूसरे का ख्याल रखना। बिल्कुल, और इस्लाम में बहुत मरतबा इस चीज़ का जिक्र भी किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीस हैं जो मज़दूरों के हकूक़ के हवाले से बात करती हैं कि इस्लाम ने किस तरह से डिफ़ाइन कर दिया है कि कोई अगर आपके लिए काम कर रहा है या आपके इर्द गिर्द काम कर रहा है तो आपका उनके साथ सलूक कैसा होना चाहिए, आप उनको किस तरह से मुआशरे का हिस्सा बना सकते हैं, और कहाँ पर आपने सुपीरियरिटी में नहीं चले जाना। हमेशा ये होता है कि ख़ास तौर पर जब जो घर पे मुलाजिमीन काम कर रहे होते हैं कि आप कोई गलती हो जाती है तो आप फ़ौरन से मालिक बन जाते हैं और वो आपका खादिम या कनीज़ या गुलाम। तो इस फ़र्क को जो इस्लाम ने बड़े अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया है उसको समझने की ज़रूरत है, और अगर हम अपने कंडक्ट, अपने बिहेवियर्स बेहतर कर लें तो कम अज़ कम हम अपना रूल जो है, अपना जो इसमें रोल है वो प्ले कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में जैसे आपने जिक्र किया कि आपके पास जो भी खादिम हैं उनको माफ़ करें अगर उनसे गलती हो जाए। इस्लाम में तो ये कि 70 बार अगर गलती करें तो 70 बार माफ़ कर दें। यहाँ पर तो मेरे ख्याल में एक दफ़ा कोई गलती कर दे तो उसकी माफ़ी नहीं होती है और फिर बड़ी बुरी सज़ा दी जाती है। तो प्लीज़ खुदारा ये आप पर फ़र्ज़ है, सिर्फ ये सोचकर एक तो फ़र्ज़ है, लेकिन ये भी सोच लीजिए कि आप अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपसे खुश हो जाएंगे। खैर, इसी के साथ प्रोग्राम का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जो कि हमारा सेगमेंट है जिसमें हम बात करेंगे एक ऐसे इंस्टीट्यूट की जो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत सालों से काम कर रहा है, जहाँ पर मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ के ऊपर ना सिर्फ फोकस किया जाता है, ना सिर्फ असिस्टेंस और इलाज फराहम किया जाता है, बल्कि काउंसलिंग भी फराहम की जाती है। और ये इशू बहुत बड़ा है, हम अक्सर मेडिकली इस चीज़ को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करते, मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई बात नहीं करता, जिसकी वजह से माशरे में बहुत बिगाड़ भी पैदा होता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो जाती हैं। तो आई थिंक वी नीड टू रियलाइज इट एंड वी नीड टू सपोर्ट सच कॉज। हमारे साथ इस वक्त मार्केटिंग डायरेक्टर कारवाने हयात, जिसकी हम बात कर रहे हैं, मौजूद हैं तमकीन आसिफ, और हमारे साथ मौजूद हैं यासरा गौहर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको रमज़ान मुबारक हो। और पहले तो आपको मुबारक देंगे कि इतनी अच्छी फैसिलिटी आपने बनाई, बहुत से पेशेंट्स को आप जो है ट्रीट कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ आपकी बड़ी अच्छी हैं। तो ज़रा बताइएगा एक ओवरऑल जो फैसिलिटीज़ वहाँ पर क्या क्या प्रोवाइड की जाती हैं, कितने पेशेंट्स को डील किया जाता है, तरीक़ाकार क्या होता है, ओवरऑल ज़रा अपनी इस फैसिलिटी के बारे में बताइएगा। एक तो मैं छोटी सी करेक्शन कर दूँ कि मैं हेड ऑफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन हूँ, ना कि मार्केटिंग डायरेक्टर। तो एक छोटी सी करेक्शन थी। और दूसरा ये कि पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ का मसला है कितना संगीन हमारी सोसाइटी में। WHO के कम्युनिकेशन थोड़ी सी मुश्किल हुई है इस वक्त क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया। हम कोशिश करेंगे जल्द बात हो जाए। तो जिस तरह से फैसिलिटी की बात करें, आपने भी जिक्र किया है कि मेंटल हेल्थ पेशेंट्स का पाकिस्तान में उस तरह से ट्रीटमेंट है नहीं है, बहुत से लोगों को ट्रीट ही नहीं किया जाता क्योंकि बाकी ये बड़ी ज़रूरी एक चीज़ है और डिप्रेशन बहुत से लोगों को है। तो हमारा राब्ता बहाल हो चुका है। जी मैडम, आप कंटिन्यू कीजिएगा, बता रही थी आप।
के मुताबिक हर 4 में से एक फर्द अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी मोड़ पर मेंटल या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार होता है। और इसके साथ ही अराउंड द ग्लोब 450 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड बाय मेंटल हेल्थ, जिनको किसी न किसी जहनी दबाव का शिकार होता है। अगर हम पाकिस्तान में बात करें और सिर्फ कराची की बात करें तो कराची में 2 मिलियन पीपल को ज़रूरत है ज़हनी साइकोलॉजिकल हेल्प की। तो मसला जो है हमारा इस तरह का है। और अगर हम साइकेट्रिस्ट्स की बात करें तो साइकेट्रिस्ट में देयर इज 0.19 साइकेट्रिस्ट पर 100,000 पॉपुलेशन। तो हमारे पास साइकेट्रिस्ट्स की भी जो है काफ़ी शिद्दत से ज़रूरत है। कारवाने हयात जो है पिछले 38 ईयर से काम कर रहे हैं और वो जैसे ही कोई पेशेंट हमारे पास आता है उसको राइट फ्रॉम द कंसल्टेशन टू मेडिकेशन, यूनिफॉर्म्स, मील्स प्रोवाइड करना, खाना पीना, उनके हाइजीन का ख्याल रखना, सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। पिछले साल हम लोगों ने 5,60,000 हाँ, आवाज़ पे ना खरा फिर रुक गई है आनी, क्योंकि हमारे पास इस वक्त सिचुएशन ये है कि कोरोना की वजह से उस तरह से हम लोग रब्ता क्योंकि स्काइप के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू ही हो रहा है आजकल। ज़्यादातर मोस्टली कोशिश हमारी होती है कि गेस्ट हमारे सामने भी यहाँ पर स्टूडियो में बैठे हों, लेकिन उस तरह से हर वक्त नहीं है। तो बात जिस तरह से ये मैडम बता रही हैं कि ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं और बड़ी ज़्यादा ज़बरदस्त अच्छी फैसिलिटी है। फैसिलिटीज़ का भी जिक्र कर रही थी कि ना सिर्फ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स मौजूद हैं जहाँ पर उन पेशेंट्स को तब तक रखा जाता है जब तक वो रिकवर नहीं हो जाते, उनके मेडिसिन, उनके यूनिफॉर्म्स, उनके किट्स, वहाँ पर जो खाना प्रोवाइड किया जाता है, रहने सहने की जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं और कारवाने हयात के ज़रिए ही प्रोवाइड की जाती हैं। बड़ी अच्छी बात है और मेरे ख्याल में ऐसी ही जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करती हैं, ऐसी फैसिलिटीज़ काम करती हैं, हमें चाहिए कि हम उनको भी सपोर्ट करें। जहाँ पर हम बहुत से मुखियर आज़ाद हमारे इस सोसाइटी में हैं जो एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो वहीं पर ये भी लोग ज़रूरतमंद हैं, इन्हीं की भी आपको सपोर्ट करनी चाहिए और इनको भी आपको चाहिए कि आप आगे बढ़ें। इनको भी सपोर्ट करने के लिए जो भी इमदाद हो सकती है, चाहे फैसिलिटी है या कोई पैसे हैं, तो आप अगर देना चाहें तो ज़रूर इनकी आप मदद कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तमकीन आसिफ और यासिरा गौहर साहिबा हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। तमकीन साहिबा, सॉरी, ऑब्वियसली कनेक्टिविटी में इशू आ जाता है जिसकी वजह से आपकी आवाज़ भी ड्रॉप हो जाती है। आप वहाँ पर मौजूद फैसिलिटीज़ की बात कर रही थी। यासिरा साहिबा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा कि एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है क्या पेशेंट्स का इलाज, और दूसरा ये भी बताइएगा कि किस किस्म के पेशेंट्स ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं यहाँ पर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने हमें कारवाने हयात के प्लेटफॉर्म पे और अपने प्रोग्राम में आपने हमें मदद किया। जी मैं ये बताना चाहूँगी कि कारवाने हयात में तकरीबन 90% से ज़्यादा जो मरीज़ होते हैं उनका डोनेशंस के ऊपर और तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। जी, और सेकेंडली आप पूछे थे कि किस किस्म के मरीज़ यहाँ दाखिल होते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे नाम हैं जो लोगों के लिए अनफेमिलियर भी होते हैं, लेकिन वो अफराद जिनको हमारे यहाँ समझा जाता है कि वो बिल्कुल ही शायद ज़हनी तौर पे माउफ हो चुके हुए हैं और अपने आप से बातें कर रहे हैं और देखने में भी वो थोड़े से डिफरेंट लग रहे होते हैं। अब कुछ ऐसी बीमारियाँ जिनका नाम स्किज़ोफ्रीनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रीनिया की भी बहुत सारी इकसाम होती हैं जी। तो इस किस्म के अफराद जिनका आम जगह पे आसानी से इलाज मुमकिन नहीं होता, कारवाने हयात में तमाम अमराज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। ज़बरदस्त, ठीक है। जैसे मैडम आपने बताया है कि फैसिलिटीज़ आपके पास जो भी हैं अवेलेबल, आप उसमें काम कर रहे हैं मैक्सिमम। आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, किस तरह से इसको लेके चलना है, ज़रूरत क्या फील होती है और उसको आप कैसे आपको कहना चाहें कि किस तरह से लोग आपकी मदद कर सकते हैं, या फिर किस तरह से आपको फ़ंड या फिर सपोर्ट कोई और अगर हो सके पॉसिबल तो किस तरह से दी जा सकती है, फ्यूचर प्लान्स भी बताइएगा। हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ अमलियात और इनिशियल ट्रीटमेंट नहीं करते, बल्कि हमारा रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम पूरा चलता है जिसमें हम मुख्तलिफ स्किल्स अपने पेशेंट्स को सिखाते हैं ताकि वो जब उनकी जो बीमारी है वो कंट्रोल में आ जाए तो वो वापस शहर का एक कारआमद हिस्सा बन सके। तो हम लोग उनको योगा करवाते हैं, स्टिचिंग क्लासेस करवाते हैं, ब्यूटिशियन की कोर्सेज करवाते हैं, गार्डनिंग कराते हैं, कंप्यूटर स्किल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि ये लोग जब यहाँ से ठीक होकर जाएं तो एक नॉर्मल शहरी की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकें।
और जो आपका सवाल था, हम लोग जो है, मैं आपको बताऊं, साइकियाट्रिक मेडिकेशन काफ़ी एक्सपेंसिव होती है बज़ाहिर दूसरी अदवायात के। हमारे यहाँ पर जो एक 1 डे की जो कॉस्ट होती है साइकियाट्रिक मेडिकेशन की, जिसमें कि खाना भी प्रोवाइड, खाने की भी कॉस्ट इंक्लूडेड है, यूनिफॉर्म की कॉस्ट, हाइजीन की कॉस्ट, तो वो 2000 रुपये पर डे है, पर पर्सन। तो वैसे तो अगर आप देखा जाए तो 2000 एक आम शहरी के लिए एक बहुत भारी रकम भी है, और कुछ जो साहिब हैसियत लोग हैं उनके लिए एक डिनर की बात होती है कि 2000 रुपये का वो लोग आराम से एक वक्त का डाइन आउट कर लेते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो हम रिक्वेस्ट ये करेंगे कि जो भी आप लोगों से हो सके, और कुछ नहीं तो आप अगर 2000 रुपये भी डोनेट करेंगे तो वो एक दिन के एक मरीज की कॉस्ट होगी। तो आप लोग ये सोच कर करें कि अगर आप 2000 देंगे तो वो 2000 से एक मरीज का एक दिन की पूरी कॉस्ट निकल सकती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ज़्यादातर पाकिस्तान का ऑब्वियसली ऐसे इंस्टीट्यूट्स बहुत से सर्वेस भी कंडक्ट करते हैं, और जहाँ पर आप लोग ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वहीं पर एक अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं कि एक ऐसा इदारा है जो रियलाइज़ करता है कि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका इलाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उस अवेयरनेस के तहत मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि ज़्यादातर पेशेंट्स आपके मेल होते हैं या फीमेल्स होती हैं? कितना मुश्किल होता है उनकी फैमिलीज़ को टैकल करना और उनको ये समझाना कि ये एक्चुअली मेंटल हेल्थ का इशू है जो कि ट्रीटेबल है? बिल्कुल, ये हमें बहुत हाई स्टिग्मेटाइज्ड इशू है, और यासरा जो मेरी कलीग है ये आपको इसके बारे में बेहतर बता सकेंगी, बिकॉज हमारा पूरा जो है फैमिली एजुकेशन का भी जो है प्रोग्राम चलता है, जिसमें मरीज की तो एक तरफ देखभाल हो रही होती है, बल्कि उनकी फैमिली को भी एजुकेट किया जाता है कि उस मरीज की कैसे देखभाल की जाए और उसको कैसे एक्सेप्ट डाउन करें। जी, सबसे पहले आपका कि रेशो वाइज, प्रेवलेंस वाइज ज़्यादा ख़वातीन एडमिट होती हैं या मर्द हजरात, तो देखने में हमारे मुशाहिदे में यही आया है कि ज़्यादातर हमारे यहाँ मेल अफराद ज़्यादा मरीज एडमिट रहते हैं। और लेकिन ये कि ख़वातीन भी रहती हैं, उनको बहुत फैमिली सपोर्ट होती है, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे माशरे में अपनी बेटियों को, अपनी माँ को इतनी आसानी से कोई भी इतने लंबे अरसे के लिए किसी अस्पताल में नहीं रखना चाहता। तो जहाँ तक उनकी घर वालों की कोशिश होती है वो उनको अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ अब क्योंकि साइकियाट्रिक इलनेस है, ये प्रोफेशनल एनवायरनमेंट और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड ट्रीटमेंट के बगैर घर में मैनेज नहीं हो सकती, तो बिल आखिर उनको आना यही पड़ता है। तो आते वो यही है, लेकिन ये कि कोशिश सबकी यही होती है कि खवातीन को बहुत ज़्यादा अरसे घर से बाहर ना रखा जाए। सही। तो शायद उसी की वजह से यहाँ मेल पेशेंट्स हमें ज़्यादा नजर आते हैं। और लेकिन ये कि हमने फैमिली साइको एजुकेशन कारवाने हक रिहैब प्रोग्राम का थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताऊंगी कि ये अपनी नौयत का एक बहुत मुनफरिद प्रोग्राम है। दवा के अलावा ज़हनी बहाली की बाकायदा यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, जिसका मकसद ये होता है कि जो हमारे मरीज हैं ये माशरे के कारआमद अफराद भी बन सकें। बिल्कुल। और ये ट्रेनिंग में उनकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में उनको मुख्तलिफ किस्म के हुनर सिखाए जाते हैं, बहुत सारी नई चीज़ें सिखाई जाती हैं। आमतौर पे देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि जिसका ज़हनी मर्ज है वो तो शायद ज़हनी तौर पे बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, जैसे कि आप जिक्र करिए बड़ी अच्छी फैसिलिटी है, मर्द हजरात ऑब्वियसली थोड़े ज़्यादा आते हैं सोसाइटी में भी, इस तरह से आपने डिटेल बताई। अब जो कि आपने अपने फ्यूचर प्लान्स भी बताए हैं और टोटल आपने बजट भी बताया किस तरह से लोग मदद कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म से 24 न्यूज़ की प्लेटफॉर्म से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे कोई मैसेज देना चाहें पाकिस्तानियों को जो कि आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ताकि हम आपकी इस हवाले से जिस तरह से आप एक कार्य खैर कर रहे हैं आपकी लोग भी मदद कर सकें? जी बिल्कुल, ज़रूर। सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना हो सके आप लोग डोनेशंस दें, क्योंकि आपके डोनेशंस और आपकी ज़कात की वजह से ये इदारा जो है यहाँ तक पहुँचा है इतने सालों में, लेकिन इसकी ज़रूरत अभी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वक्त के साथ, और अब आप खुद देखिए कि हमारे माशरे में, हमारी दुनिया में कितने ग्लोबल चेंजेस आ रहे हैं। बिल्कुल। आप यही देखिए कि कोविड का जो पेंडेमिक आया है, इसके बाद जहनों पे क्या असरात, अब जो हम सब ये एक लॉकडाउन का टाइम गुजार रहे हैं, साइकियाट्रिक इलनेस का तो हम रीजंस कहते हैं ना कि ट्रॉमा हो गया या जेनेटिक हिस्ट्री है, लेकिन अब पूरी की पूरी दुनिया अक्रॉस द ग्लोब इज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस। जब ये ओवर होगा तो हम सब के हवास पे, हमारे जहन पे इसके क्या मनफी असरात होंगे, ये तो इसके बाद ही पता चलेगा। तो इसका मतलब यही है कि ज़हनी हालत में और उनकी मुश्किलात में इजाफे के चांसेस अल्लाह ना करे नजर आ रहे हैं।
और फिर कारवाने हयात जैसे, और हमारा मुल्क आप देखें हम बिलो द पॉवर्टी है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारे यहाँ आम लोग भी नहीं कर सकते, तो ज़्यादातर ऐसे अफराद में कारवाने हयात ही आते हैं। और हम जब भी फ्री सर्विसेज पॉसिबल हो सकती है कि जब आप सबकी हेल्प हमारे साथ हो। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ऑनलाइन पे फेसबुक पे हमारा काउंसलिंग का क्लिनिक भी हमने ई क्लिनिक स्टार्ट किया हुआ है, तो वो अफराद जो इस वक्त आ नहीं सकते क्योंकि ज़ाहिर सोशल डिस्टेंसिंग है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आप हमें वहाँ से अप्रोच कर सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट से हेल्प ले सकते हैं, आप हमारे डॉक्टर से हेल्प ले सकते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे फेसबुक पे जाइए और हमारी टेली क्लिनिक को जरूर जाके। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जी यासरा जी और तमकीन, आप हमारे साथ। गुड लक फॉर दिस कारवाने हयात जो आप रन कर रहे हैं। और इसी के साथ हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और चूंकि आज हमारे पास टाइम शॉर्ट था, लेकिन मैं फटाफट से अपने किचन सेगमेंट में आ गई हूँ जहाँ पे आधा वो प्रिपेयर कर चुके हैं और आधा भी करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं शेफ असद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। असद, आपसे हम जानेंगे कि रेसिपी आज कौन कौन सी आप बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं हाथ धोआ। डिटॉल के काउंटर पे मैं हाथ धोने आई हूँ और ये हम इसलिए भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि कोविड-19 के डेज़ हैं और ऐसे में फोकस किया जा रहा है कि आप अपने हाथ धोएं और हाथ धोते हुए पानी बंद रखें। बहुत से लोग पानी ज़ाया करते हैं। एनीवेज जी, WHO ने बार बार आपको ये रिकमेंड किया है कि 20 सेकेंड्स तक आपने अपने हाथ धोने हैं और हाथों के किसी पार्ट को छोड़ना नहीं है। अच्छी तरीके से थम्स को हम अक्सर भूल जाते हैं, रिस्ट को अक्सर भूल जाते हैं। आप जिस तरह अच्छे तरीके से हाथ धो रही हैं और हम असद को दिखाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने नाज़रीन को बता दें वो भी किचन में आने से पहले तमाम यहाँ से हाथ धोकर जाते हैं, चीज़ें बनाने से पहले हाथ धोते हैं वो भी। अच्छा, 15 मिनट के बाद कहा जाता है कि आप अपने हाथ जाकर धो लें, चाहे आपने किसी चीज़ को टच किया है या नहीं किया, और 20 सेकेंड्स तक एक अच्छे साबुन से। आई एम यूजिंग डिटॉल, और ऑब्वियसली जरासीम का खात्मा भी करता है और फिर मेक श्योर करता है कि कोई भी जरासीम आपके हाथों के रास्ते आपके मुंह में एंटर ना हो और किसी बीमारी का बायस ना बने। तो ले जी असद, मेरे धुल गए हाथ, और अब आप बता दें कि आज आप हमारे लिए क्या बना रहे हैं। जी, एक पहले तो हम बना रहे हैं चिकन चीज़ रोलाट। चीज़ रोलाट, ब्रेड चीज़ रोलाट होगा हमारा, और साथ ब्रेड के भल्ले होंगे। ब्रेड के भल्ले? ब्रेड के भल्ले कभी नहीं सुने, बट आप रेसिपी बताएंगे तो लोग भी ट्राई करेंगे एंड आई माइट ट्राई एज़ वेल। क्या सबसे पहले? अच्छा, इसमें सबसे पहले ये है कि आपने ब्रेड स्लाइस लेना है। इसमें आपको दिखाता हूँ, ये ब्रेड स्लाइस है, ठीक है। और इसके आपने रिंग्स बना लेने हैं। रिंग्स आप बना सकते हैं ग्लास के साथ, बना सकते हैं इस तरह का, इस साइज में आपने रिंग बना लेना है, ठीक है। ठीक है, रिंग बना के आपने इसको लाइट गोल्डन कलर फ्राई करना है, और कुछ नहीं करना, सिर्फ रिंग निकालना है और उसको फ्राई कर लेना है, ठीक है। फ्राई करके लाइट गोल्डन कलर देना है, और जैसे ही आपने कलर चिल वाटर में ऐड कर देना है, ठंडे पानी के अंदर उसको ऐड करना है और उसमें डिप करके रखना है। कितना डिप करना है कि सॉफ्ट हो जाएंगे। जैसे सॉफ्ट हो जाएंगे तो आपने इसको ये कंडीशन में आपने इसको स्टेन करके बिल्कुल सॉफ्ट होंगे, वेरी सॉफ्ट, बहुत एहतियात से। और मैंने देखा जब मैं यहाँ पर आई तो आप इसको निकाल रहे थे और इसको आपने देखा अच्छे तरीके से आप उसको स्क्वीज करके पानी जो है उसमें से निकाल रहे थे। और ये हमारे जी भल्ले कुछ नहीं किया, कोई मसाला नहीं लगाया, सिर्फ ऑयल में फ्राई किए हैं और उसके बाद पानी से निकाल के उसको स्क्वीज कर लिया। और अब इसको हम इसकी लेयर दे देंगे। सबसे पहले जो से बॉल्स में आपने सर्व करना है। अच्छा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं? उसके बाद हम दही और चटनी और जो बाकी चीजें हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं। मिंट सॉस बनाई है और ये आलू बुखारे की चटनी बनाई है, इसके साथ वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल में सॉल्ट, पेपर और विनेगर ऐड किया मैंने, ठीक है। इसमें एक चीज़ है कि एंड पे इसके हम जीरा का तड़का देंगे, ऑयल के साथ थोड़ा सा ऑयल के जीरे का तड़का बना के जबरदस्त टॉपिंग जो है हम उसकी दे देंगे। बिल्कुल सही। और ऑयल का तड़का अगर आपने लगाना है तो आप मेज़ान कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे असद पॉइंट आउट कर भी रहे हैं, मेज़ान कुकिंग ऑयल कुदरती अज्जा से तैयार करदा कुकिंग ऑयल है जिसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता, विटामिन ए और इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल फ्री है। मेक श्योर किया जाता है कि आप लोग जो भी खा रहे हैं वो हेल्दी तरीके से खाएं। एंड आई थिंक हेल्दी चॉइस अबूजर मेज़ान कुकिंग ऑयल बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आपने जिक्र किया कोलेस्ट्रॉल फ्री, ओमेगा 3 से अभी यही आजकल ज़रूरत है। जब भी आप खाना खाते हैं तो ऑयल का बेहतर इस्तेमाल करें। तो ऑयल अगर आपके अच्छी क्वालिटी का है तो फिर इंशाल्लाह आपके कोई मसाइल भी नहीं होंगे। बिल्कुल सही। तो हमारा ऑयल अच्छी क्वालिटी का है, हम आराम से खा सकते हैं मेज़ान कनोला ऑयल में जी। उसके साथ अब आ जाते हैं हम अपनी सेकंड डिश की तरफ। ये हमारे ब्रेड चीज़ रोलाट।
ये हम ब्रेड से बनाएंगे। इसके लिए मैंने स्टफिंग रेडी की है। इस स्टफिंग में कैबेज है, कैरेट है, कैप्सिकम है, चिकन है, जूलियन स्टाइल में सारी वेजिटेबल्स और मीट है। इसमें सोया सॉस, ब्लैक पेपर और सॉल्ट का टेस्ट है। उसको आपने अच्छे से भून लिया, उसको कुक कर लेना। ब्रेड स्लाइस लेना, ब्रेड स्लाइस लेके चीज स्लाइस लगा के ऊपर स्टफिंग रख के उसको रोल कर देना है। किसके अंदर? ब्रेड के अंदर रोल भी कर। दो इसके तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इसको इस तरह से बना के इसको दो ब्रेड के अंदर आपने स्टफिंग रखी, उसके बाद चीज रखी, दूसरा स्लाइस रख के इसको अंडे की कोटिंग देके ब्रेड क्रम्ब लगा लिया। ठीक है, एक ये अंडा और ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग है एंड पे हमने किया। लेकिन ये इसको आपस में जोड़ेंगे कैसे? अंडे के साथ। दो ब्रेड आपस में कैसे जुड़ेंगे? एक वे ये है कि आपने स्टफिंग रखी ब्रेड के साथ, उसको रोल कर लिया और जैसे आप उसको रोल करेंगे, रोल करके अंडे की स्टफिंग देके आप उसको। बिल्कुल, मैं इसलिए कर रही हूँ कैमरा एंगल ठीक हो जाए और लोगों को नजर भी आ जाए कि ये हमने बनाया है। और अभी हमने क्या किया है, मैं जरा रिपीट करना चाहूँगी। इस तरह का बॉल था, उसके अंदर अंडों को बीट किया। ठीक है, अंडे भी ठीक है, 3 अंडे आप ले लें। आपने लेकिन है थोड़ा ट्रिक वाला है, ठीक है, आर्टिकल है। उनको ब्रेड सॉफ्ट होती है, जैसे ही आप अंडे में डिप करेंगे ना तो ब्रेड बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। तो आपको बड़े एहतियात से उसको फ्लिप करना पड़ेगा। बहुत नरम से आपने बहुत एहतियात से जो है आपने उसको साइड चेंज करनी है और फिर उसको ऊपर क्रम्ब करना है। बिल्कुल, अभी भी आप देखेंगे बहुत सॉफ्ट से ये। हाँ, मैं इसीलिए बड़े आराम से पलट के कैमरे में दिखा भी रही हूँ कि आपने बड़े आराम से इसको करना है। और उसके बाद हम इसकी फ्राइंग की तरफ आते हैं। लो हीट पे जो है आप इसको फ्राई कर सकते हैं। ठीक है, भी आपके सामने हम फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद आपने इसको लाइट ब्राउन करने के बाद लाइट ब्राउन करके इसकी कटिंग कर सकते हैं। 1/2 का कट कर सकते हैं। अच्छा, बहुत तंग आ जाते हैं लोग रोल्स खा के या एक ही जैसी शेप्स खा के। अब आई थिंक ये दिस वुड बी डिफरेंट सैंडविच, बट आई कैन नॉट वेट टू ट्राई दिस। अभी आप इसको फ्राई करें। इसके वो भी तरीका मैं आपको बताया ना, आप इसको रोल भी कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली रोल आपके पास हाँ बड़ा जबरदस्त। चलें जी, अब आप इसको फ्राई करें, फिर फाइनल प्रेजेंटेशन हम दिखाएंगे और हम चलते हैं अपने मेन स्टूडियो की तरफ। मैं ख्याल आप फ्राई कर रहे हैं, हम अपने नन्हे छोटे भाई अली हसन सज्जाद की तरफ बढ़ते हैं। हदिया नात पेश करेंगे। अली, क्या हाल है आपका? ठीक है, चलिए माशाल्लाह। आप हदिया नात पेश करेंगे तो अब हम सुनना चाहते हैं आपको।
वेलकम बैक। और जैसे कि हम अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ पहुंच चुके हैं और हम चाहते हैं कि असद हमें बता दें कि क्या सब कुछ उनके पास तैयार है, हर चीज़ प्रेजेंटेशन के साथ, ताकि हमारे नाज़रीन देख सकें। जैसे कि आप असद ने फटाफट एंड पे ना फाइनल टच देने के लिए वो चीज़ें उठा के वहाँ पर रखी, लेकिन ले जी तैयार हो गए हैं हमारे दोनों डिशेस। और हसन जरा एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा कि एक डिश ये मैं बता देता हूं, ये हमारे आगे ब्रेड के भल्ले, इसका मैं बता दूं, जैसे पहले मैंने आपको दिखा बताया था, उस रेडी करके लेयर से देने हैं, बिल्कुल ठीक, और वो बाउल में नजर भी आ रहा है। और दूसरा भी हमारे सैंडविचेस चीज़ लॉट तैयार। चलें अब कैसा बना ये तो इफ्तारी के बाद खाकर और कल आपको बताएंगे कि कैसा लगा। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच हसन, थैंक यू। और अब हम चलते हैं अली हसन की तरफ। और अली हसन, आपने एक और खूबसूरत सा कलाम जो है वो हमें सुनाना है और उसी पर हम अपना प्रोग्राम भी खत्म। मैं अली के पास बिल्कुल जरूर जरूर जाइए। जी अली। जिक्र